आज हम राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, अर्थ और परिभाषा का अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है और विभिन्न विद्वानों ने उसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, इस विषय में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है, किंतु अतीत में इसे स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं स्वीकारा जाता था कि प्राचीन विषय है, लेकिन प्राचीन काल में अतीत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी मान्यता नहीं थी। इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास आदि के साथ किया जाता रहा। आधुनिक राजनीति विज्ञान अध्ययन के विषय के रूप में सुव्यवस्थित रूप से प्रतिस्थापित होने से पूर्व कई युगों से गुजरकर परिपक्व अवस्था में पहुंचा और राजनीति विज्ञान को समझने के लिए विद्वानों ने इसे परंपरागत और आधुनिक या समकालीन राजनीति विज्ञान जैसे नाम भी दिया कि प्राचीन काल में इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र के साथ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास हुआ और राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित होने के बाद इसके जो विद्वान थे, राजनीति विज्ञान के अध्ययन करता थे, उन्होंने इसके अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया कि एक तो परंपरागत दृष्टिकोण कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या विशेषताएं हैं, क्या क्षेत्र है, और उसी प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या परिभाषा है, क्या क्षेत्र है, क्या विशेषता है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान से अभिप्राय उस राजनीति विज्ञान से है जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था, अर्थात जो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जो प्रचलित था विषय है, उसे हम परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शामिल करते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इसे ही दंड नीति कहा है। उनके अनुसार सुव्यवस्थित जन समुदाय ही राज्य था और जो विद्या ऐसे राज्यों और शासन द्वारा दंड का ज्ञान कराता था उसे दंड नीति कहते थे। हम देखें कि शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से हुई है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नगर राज्य। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में व्यवस्थित था। उस समय यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे। इस कारण नगर अथवा राज्य से संबंधित शासन की विद्या को राजनीति शास्त्र कहा, लेकिन धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है कि आज जो राज्य हैं उनका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है, विशाल हो गया है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा कि जिसका जो राज्य का रूप विकसित हुआ, विस्तृत हुआ, उससे संबंधित जो विषय है उसको राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। राजनीति विज्ञान विषय के परंपरागत विद्वानों द्वारा इस विषय की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिनके आधार पर प्रमुख रूप से तीन भागों में रखा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। पहला है कि राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा है राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा है राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों के अध्ययन के
रूप में इस प्रकार से 3 भागों में रखा जा सकता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, कि इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का मानना है कि राज्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। जो इसके समर्थक हैं उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? राज्य। राजनीति विज्ञान राज्य के मूलभूत आधारों, राज्य की प्रकृति, राज्य का विकास क्रम, शासन सिद्धांतों और शासन प्रणालियों का वर्णन करता है। तो और इस में देखें कि राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य के मूलभूत आधार क्या है, राज्य के क्या तत्व हैं, उसका कैसे विकास हुआ। तो देखें सामान्यतः राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं कि जनसंख्या, कि राज्य की एक जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या के बारे में कोई निश्चित नहीं कहा गया है कि राज्य की कितनी जनसंख्या हो सकती है। अगर प्राचीन काल में देखें तो हमने अभी अध्ययन किया कि उस समय यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे। तो उस समय प्लेटो ने, जो यूनानी विचारक था, उसने कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, और उसी प्रकार रूसो ने कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। लेकिन उस समय ये हो सकती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये जनसंख्या व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान समय में राज्य की जनसंख्या विशाल है, करोड़ों में हर राज्य की जनसंख्या है, अरबों में राज्य की जनसंख्या है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि राज्य की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन ये है कि राज्य के लिए जनसंख्या का होना अति आवश्यक है, बिना जनसंख्या के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। दूसरा तत्व के रूप में देखें तो उसका क्षेत्रफल या भूभाग होना चाहिए, कि राज्य के एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए जिस पर जनसंख्या निवास करती हो, और उसकी सीमाएं होनी चाहिए जिसकी के अंतर्गत राज्य का क्षेत्राधिकार स्थापित हो सके। अगला है कि सरकार, कि राज्य का तत्व सरकार, कि सरकार राज्य की राजनीतिक संस्था है और यह राज्य की इच्छा को व्यक्त करती है, इसलिए सरकार का होना आवश्यक है, और राज्य और सरकार एक दूसरे के पूरक भी है। और चौथा उसका जो तत्व है वह है संप्रभुता, कि राज्य वही होगा जो संप्रभु होगा, अर्थात जो आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, अर्थात देश के अंतर्गत उसकी सत्ता होगी और बाहर भी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, और वह विदेशों से अपनी इच्छा के अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है, और चाहे किसी देश से भी संबंध तोड़ सकता है। तो इस प्रकार से वह संप्रभु होना उसका आवश्यक है। इसी प्रकार देखें राज्य का विकास, कि राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। प्राचीन काल में कबीला राज्य थे, कबीला राज्यों के बाद पूर्वी साम्राज्य स्थापित हुए, फिर यूनानी नगर राज्यों की स्थापना हुई, फिर रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, फिर सामंती राज्यों की स्थापना हुई, फिर उसके बाद आधुनिक राज्यों की स्थापना हुई। 15वीं-16वीं सदी से यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तो इस प्रकार से राज्य के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है, और जो इस के समर्थक हैं उनमें है गार्नर, वलेंसली, गेटेल, गैरिस, लॉर्ड एक्टन, जेलनिक, लेविस आदि विद्वान इसके प्रमुख समर्थक हैं। किसके? राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में इस विषय के प्रमुख समर्थक हैं। और गार्नर के अनुसार, गार्नर ने जो परिभाषा दी है वो है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये परिभाषा गार्नर ने राजनीति विज्ञान की दी है, कि राजनीति विज्ञान का विषय का जो प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, अर्थात राज्य केंद्र बिंदु है। और गेटेल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। ये परिभाषा विद्वानों ने दी है। और हम इसका देखें आगे कि राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। दूसरी, तो राज्य सरकार का वह यंत्र होता है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। राज्य सरकार राज्य की राजनीतिक संस्था है और यह राज्य की इच्छा को व्यक्त करती है। तो राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं, और उनका मानना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही है,
वह साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छाकारी रूप में परिणत की जाती है। और वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन से संबंधित विषय है। और कुछ विद्वान और उनके समर्थक हैं जो इस बात कहते हैं, वो जैसे देखें तो लीकॉक, स्टीफन, सीले आदि का मानना है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। और इसके बारे में सीले के अनुसार, जो सीले ने परिभाषा दी है उसकी, कि राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का अध्ययन उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। ये परिभाषा सीले ने राजनीति विज्ञान की दी है। और लीकॉक के अनुसार कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंध विद्या है। ये परिभाषा लीकॉक ने दी है। अगर हम देखें कि राज्य और सरकार एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि राज्य अमूर्त है और सरकार उसका मूर्त रूप है, और राज्य की अभिव्यक्ति सरकार के द्वारा ही की जाती है। लेकिन इन दोनों में अंतर भी है, और ये अंतर यह है कि सरकार राज्य का एक तत्व है। हमने अभी चर्चा की कि राज्य के 4 तत्व हैं सामान्यतः, कि जनसंख्या, भूभाग या क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। तो सरकार राज्य का एक अंग है, और सरकार राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अभिकरण या साधन मात्र है। राज्य स्थायी है, सरकार अस्थायी है, क्योंकि राज्य स्थायी और सरकार को आती रहती हैं जाती रहती हैं। राज्य संप्रभु है, सरकार संप्रभु नहीं है, और राज्य पूर्ण है और सरकार आंशिक है। लेकिन ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगले तीसरा देखें हम कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। ये एक परिभाषा कुछ विद्वानों ने दी है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक के अभाव में दूसरे का समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता। राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। तो इसलिए एक दूसरे के ये पूरक हैं। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। अर्थात ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे की इनकी आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य की कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता, और राज्य और सरकार दोनों की राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। और इसके जो समर्थक हैं वो उसमें हैं पॉल जेनेट, गैटेल, गिलक्राइस्ट, डिमॉक, लास्की आदि इसके समर्थक हैं। और गिलक्राइस्ट ने कहा है, गिलक्राइस्ट के अनुसार परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। और इस प्रकार डिमॉक के अनुसार कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। हम देखें तो राजनीति विज्ञान की अनेक परिभाषाओं के अध्ययन से राजनीति विज्ञान तथा मानवीय संबंधों पर अधिक प्रकाश नहीं पड़ सका। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान और इसके राजनीति विज्ञान का अध्ययन उसके प्रसंग में मानवीय तत्वों के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। तो राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक विश्लेषण स्थिर, नितांत और औपचारिक और संस्थागत ही रह जाएगा। इसलिए इसमें मानवीय पक्षों के संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है।